गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो ज्यादा बताने की बात नहीं है, इतना बता दिया बहुत सारा है। हाँ, इसमें कुछ और बात है, देखो। आ, एक बात है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है ना, ये लोकसभा के ही मेंबर है। तो ये पहले एमपी बने, तो एमपी बनने के लिए लोकसभा में जाकर शपथ लेते हैं। तो आई दिस ट्रूली क्या करते हैं इसको, बियर फेयर, मतलब मैं संविधान में निष्ठा, विश्वास रखूंगा, निष्ठा रखूंगा संविधान के प्रति अपना, ऐसे से है हिंदी में। तो बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ऐसे इनका ओथ लेते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ओथ तो लिया है, लेकिन जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनते हैं तो उसके लिए स्पेशल अलग से ओथ नहीं लेते हैं। एक बार ओथ ले लिए एमपी के लिए,
स्पीकर जब अपॉइंट किया गया, स्पीकर के लिए चुनाव करके स्पीकर बने, उसके लिए सेपरेट ओथ इनका नहीं होता है, ठीक है, शपथ नहीं होता है इनके लिए अलग। अब देख लो जी में पॉइंट है, Constitution Amendment Bill under Article 368, which needs to be ratified by states, required only simple majority of state legislature। ऑब्वियस सी बात है, कई बार बताया कि 368 में जो सेकंड प्रोविजन है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का जो सब रेटिफिकेशन चाहिए, जब स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाता है तो वहाँ सिंपल मेजोरिटी से वो लोग सिर्फ पास करना है उनको, उनको मतलब मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका मोर देन द एक तो स्पेशल मेजोरिटी का नहीं है कि मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, नहीं, more than the half of the member present and voting, that's enough for the state legislature to pass the constitutional amendment bill। इसमें ज्यादा कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। अब देखो इलेक्शन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट कहलाए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का अभी ये सब बता रहा हूँ, एक बार कंबाइंड भी बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्शन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन कौन होंगे, मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वहाँ का चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा एक मेंबर होंगे डिप्टी चेयरमैन। तो इनका जब इलेक्शन करना है, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो होगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। आर्टिकल उतना याद रखोगे तो याद नहीं रहेगा। चेयरमैन का काम वैसे ही रहेगा जैसे जो काम वहाँ राज्यसभा में चेयरमैन का है, तो ऐसे ही डिप्टी चेयरमैन का काम रहेगा। जब वो चेयरमैन नहीं रहेंगे, मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, तो हाउस को लीड करना है, डेकोरम मेंटेन करना है, देख रेख करना है, समय चलवाना है। तो जो भी बिल अगर वहाँ से आया है उसको ला कर लोगों के बीच में डिस्कशन करवाना, फिर वापस भेजवाना है ना, राज्यसभा में आएगा वापस जाएगा, लोक राज्यसभा से कोई बिल लोकसभा में आया तो एक समय के बाद राज्यसभा में भेजना है। तो ये सब पर पूरा ध्यान रखना। उसके जो लीड कर रहे हैं, जहाँ स्पीकर है स्पीकर, यहाँ चेयरमैन है वो, चेयरमैन नहीं है तो उसका काम डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर नहीं है तो उसका काम डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन का जो हुए साथ में डिप्टी चेयरमैन। और अगर चेयरमैन है तो डिप्टी चेयरमैन एक नॉर्मल एमपी की तरह रहेंगे, राज्यसभा के एमपी की तरह, जैसे और सब एमपी वोट वोट करते हैं, जैसे डिस्कशन करते हो वैसे। अगर चेयरमैन नहीं रहे तो ऊपर वाले जाकर सीट पर बैठ जाएंगे, चेयरमैन वाले सीट पर जाके बैठेंगे डिप्टी चेयरमैन। अब देखो स्पीकर हो या राज्यसभा हो का, सॉरी, स्पीकर हो या चेयरमैन हो, जब ये लोग जब लीड कर रहे हैं ना हाउस को, मतलब लीड कर रहे हैं या आपको प्रिसाइड कर रहे हैं, वर्ड होता है प्रिसाइड कर रहे हैं, सभापतित्व कर रहे हैं, सभापति हैं, तो इस केस में अगर वोटिंग करना है ना तो ये वोट नहीं करते हैं, मेंबर वोट करेंगे। लेकिन जब टाई हो गया ना, इस केस में ये वोट करते हैं। फर्स्ट इंस्टांस में कहने का मतलब वो लोग जो नीचे बैठे हुए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के राज्यसभा को, वो लोग वोटिंग करेंगे किसी बिल के लिए, कुछ के लिए भी, कुछ मैटर के लिए। और जब टाई वाला कंडीशन हो गया तो इस केस में तभी ये वोट करेंगे, ये भी खुद मेंबर है तो वोट करेंगे ही, ठीक है। अब और एक बात बता दूं, स्पीकर जो है लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन ये जो है क्या नाम है, चेयरमैन जो है, जो राष्ट्रपति है, सॉरी वाइस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, ये राज्यसभा के एमपी नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट की तरह भी तो इनका इलेक्शन हुआ ना, प्रेसिडेंट की तरह ये भी खड़ा हुआ इलेक्शन हुआ, और ये भी कहते उपराष्ट्रपति, ये भी इनका इलेक्शन हुआ सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के मिलके, लेकिन वो खुद एमपी नहीं होते हैं यहाँ, ठीक। यहां तक इतना। अब है पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन बाय द लोकसभा फॉर द डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी 352 जो बोला था यहाँ, 352 के जरिए, इससे पहले आर्टिकल आता है 351, ये सब उसमें होता है कि सेंटर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे वार से, एक्सटर्नल एग्रेशन से, इंटरनल रिवेलियन से, इंटरनल जो विद्रोह हो रहा है उससे सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे। जब ये सब चीज़ अंदर डिस्टर्बेंस आ गया तो उस ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाना है, तो उसको कहते हैं 352। अब देखो पहले इमरजेंसी लगाया क्यों जाता है, इमरजेंसी इसलिए लगाया जाता है कि कंडीशन में जो देश में जो है
वार चल रहा हो, किसी के साथ हम वार में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में चाहते हैं कि पॉलिटी हमारा यूनाइटरी हो जाए, हर स्टेट यहाँ यहाँ अपने हिसाब से रूल करते रहेंगे, हमको एक कंबाइंड होके ऐसे में कि देश किसी देश से वार लड़ना थी, एक नियम सब पर चले, एक डायरेक्शन चले और सबको फॉलो करना है। तो कोई स्टेट इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, हमको देश को बचाना है, तो छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन ना चलते रहे, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन, डिफरेंट डिफरेंट लॉ मेकर ना बैठे रहे। ऐसे केस में वार के आधार पर या किसी एक्सटर्नल एग्रेशन, वार तो नहीं हुआ लेकिन कोई घुसे जा रहा है देश में, वो कहलाया एक्सटर्नल एग्रेशन। और पहले था आर्म्ड रिवेलियन, था कोई जो हथियार उठा लिया, अब आर्म्ड रिवेलियन टर्म नहीं होता, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस, अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत खराब है, चल रहा है, देश को एडमिनिस्टर करना बहुत स्टेट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो ऐसे ऐसे केस में इमरजेंसी लगाई जाती है, पूरे पूरे कंट्री पर या कुछ पोर्शन पर या पूरे पर डायरेक्ट सेंटर का रूल हो जाएगा, सेंटर रूल करेगी उस पर। उस केस में जैसे विधानसभा असेंबली हो सब ऐसे ही रहेगी, लेकिन पूरा पर कानून बनाने का काम जो होगा सेंटर का हो जाएगा, ठीक है। अगर असेंबली कानून बनाती है तो कोई मना नहीं है, बना लो, लेकिन सरकार को, सेंटर को लगा कि ये सब गलत कानून फालतू चीज बनाया है, तो सेंटर जो चाहे तो उसको खत्म कर दे और अपने हिसाब से बनाए। ये होता है नेशनल इमरजेंसी लाया जाता है, इसलिए देश को बचाने के लिए नेशनल इमरजेंसी लाया जाता है। ये सब नेशनल इमरजेंसी के एक ग्राउंड हो गए। अब है क्या, नेशनल इमरजेंसी जब आएगा तो इस केस में फंडामेंटल राइट जो लोगों को मिले गए हैं कि सरकार किसी के ये सब फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकती, सरकार हर फंडामेंट सिर्फ 20 और 21 के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं लोगों को वो सेम टू सेम रहेगा, बाकी सारे फंडामेंटल राइट आपको मिले हुए हैं सब सरकार आपसे छीन लेगी, मतलब खत्म हो जाएगा। उस फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करने के लिए या काटने, उसके अगेंस्ट में कोई भी कानून बनाएगी सरकार तो वो मान्य होगा। मतलब 20 जो किस लिए था, कन्विक्शन वाला था, ठीक है ना, एंड 21 राइट टू लाइफ विथ लाइफ एंड राइट टू लाइफ है या राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो वाला राइट है वो प्रिजर्व रहेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगा है तो ऐसे केस में इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार तो जो 19 के द्वारा जो राइट मिले गए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, वो भी मेंटेन रहेगा। मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगाए हैं, जिसका मतलब कि उस समय लोग अपना विचार विमर्श रख सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। उसमें भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कहाँ इधर उधर जा सकता है, लेकिन बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी इंटरनेट के द्वारा या जैसे भी हो रहेगा आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, तो उस केस में फंडामेंटल राइट आपका खत्म नहीं होगा। मतलब सिर्फ 19 वाला नहीं खत्म होगा, 2021 तो हर जगह है ही, यानी 19 में रहेगा 20 एंड 21, अब बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड। और असेंबली जो भी रहेगा स्टेट का वो तो उनको सिर्फ उस समय के लिए सस्पेंड रहेंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। डिजॉल्व या सस्पेंड अलग चीज है। डिजॉल्व हुआ तो मतलब भंग हो गया, मतलब री इलेक्शन। सस्पेंड हुआ उस समय फंक्शनल नहीं है, जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो फिर से ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। अब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट ने तो उसको 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा को दोनों को अप्रूवल देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो इमरजेंसी प्रोक्लेम तो कर दिया लेकिन खत्म हो जाएगा अपने आप, तो 1 महीना का अंदर देना होगा। अगर उस समय राज्यसभा दिया, लोकसभा नहीं सेशन है तो कोई नहीं है, जब तुम आओगे विदिन 30 डेज आपको अप्रूवल दे देना होगा। और अगर दोनों सेशन में है तो 1 महीना के अंदर दोनों काम को निपटाओ, खत्म करो, नहीं किया तो खत्म, ठीक है। तो इस ऐसे केस में लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी। इंडिया में कब कब लग चुका है, जब जब इंडिया में हम इसके साथ चाइना से वार हुआ 62 वाला, उसमें लगा इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। 65 वाला वार चला तो उसमें कंटिन्यू चल रहा था। फिर हमने इमरजेंसी 71 72 वाले जो बांग्लादेश लिबरेशन वाली वार हुई उसमें इमरजेंसी। और उसके बाद जो 77 में जो 76 7 में देख रहे हो वो इमरजेंसी, अभी 71 में जो इमरजेंसी लगा था वो चल ही रहा था तो एक और इमरजेंसी लगा दिया। 71 वाला इमरजेंसी लगाया था वार के आधार पर, है ना, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर। लेकिन जो
ये इमरजेंसी का खतरा नहीं, मतलब चल ही रहा था, तो एक और मोर स्ट्रिक्ट करने के लिए, मतलब इमरजेंसी के प्रोविजन को और कड़ा करने के लिए अब ग्राउंड क्या रख दिया, क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑल्सो। ठीक है, तो वार के आधार पर समझो, वार एक्सटर्नल के आधार पर इमरजेंसी लगा तो बॉर्डर वाले एरिया में ज़्यादा सख्ती रहेगी, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगा दिया तो जहाँ, वो तो कहेंगे हर जगह। इंटरनल डिस्टर्बेंस में ग्राउंड क्या दिया रहा था कि कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल है जो आर्म फोर्सेस को, मिलिट्री को या हमारे पुलिस फोर्सेस को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ में, षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लोगों को हथियार करने उठाने के लिए कर रहे हैं। इसमें कौन कौन नाम रहते थे? जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारजी देसाई, अशोक मेहता, ऐसे ऐसे कुछ कुछ नाम मैंने दिखाया था पिक्चर वक्चर में कहीं, मतलब पिक्चर मतलब फोटो में करके दिखाया था। तो ऐसे केस में ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। और क्या बोलूँ, तो नेशनल इमरजेंसी लगाएगा तो सरकार अपने हिसाब से किसको कितना पैसा देना है, क्या कानून बनाना है, वो सरकार सेंट्रल अपने हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से करेगी। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग ऐसे थोड़ा थोड़ा नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फैंस इमरजेंसी, और कुछ है बचा नेशनल इमरजेंसी में। चलो होगा भी तो कोई डजन मैटर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बताने का मकसद है कि आपको सामने आया तो जान जाओ, और कुछ भी पढ़ो तो इली वे में आपको समझ में आए। अब चलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो हाँ जी, तो अब तक डिस्कस हुआ सिंपल मेजॉरिटी। पहले मैं बता दूं, अभी डिस्कस कर किया, नोट में चल रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं है। पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर चलता है, यानी रूल्स ऑफ पार्लियामेंट की जो रूल्स है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो वहाँ हो रही है उसका जो रूल्स है, मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो वहाँ एडॉप्ट अपनाई गई है, वहाँ बाकी जो भी एक्टिविटियाँ हो रही है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि बिल आ रहे हैं या रिजोल्यूशन कोई लाया जा रहा है। और जैसे अब तक जैसे एग्जांपल मैं यहाँ दे चुका हूँ, तो उसमें कहीं सिंपल मेजॉरिटी फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, किसके लिए सिंपल मेजॉरिटी, किसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी, किसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, कुछ अगर मेंशन नहीं है तो उसको पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का रूल्स है, रूल्स ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा जो है उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो सिंपल मेजॉरिटी में ये चला, डिस्कस किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पार्लियामेंट में भी पढ़ना है, वहाँ भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए दिखा दिया कि बच्चे कन्फ्यूज होंगे। वो जो सिंपल मेजॉरिटी एंड आर्टिकल 368 वाली जो स्पेशल मेजॉरिटी है, वो अमेंडमेंट के लिए, संविधान को संशोधन के लिए, ठीक, उसमें चेंजिंग के लिए। लेकिन ये जो है, जो अभी बता रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आपका सत्य चीज़ों के लिए जहाँ मेजोरिटी चाहिए, किस टाइप का मेजोरिटी चाहिए, उसका डिस्कशन है। ठीक है, हाँ, इसमें आर्टिकल 368 वाली जो बातें हैं, एक पॉइंट यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको आएगा जो आगे मिलेगा आपको। तो ये सिंपल मेजोरिटी डिस्कस किया, एंड इसमें जो एग्जांपल मैंने डिफरेंट डिफरेंट बताया कि कौन सिंपल मेजोरिटी के लिए, जो सिंपल मेजोरिटी कहाँ कहाँ कब कब फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट में। तो ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, ये सब, नो कॉन्फिडेंस बिल, ये मोशन ऑफ थैंक्स जितना बताया, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कहाँ, हमारे लोकसभा में, पर राज्यसभा में देखेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होगा। और प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, मतलब प्रोक्लेमेशन मतलब अप्रूव करने के लिए, पहले तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट अपने मन से प्रोक्लेम कभी नहीं करेंगे, वो किसका सुनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कहो कैबिनेट, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होता है या जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है वो कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट, और जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट का सिग्नेचर चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बहुत बड़े, बहुत सारे मेंबर, 60-65 मेंबर हो जाएंगे। कैबिनेट में गिने चुने जो भी है इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होंगे 10 के आसपास, 7, 8, 9, 10 मेंबर होंगे, उनका सिग्नेचर विद प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर होगा, और वो दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा उसको अप्रूव करना होगा। जैसे प्रोक्लेम किया तो लग गया वो इमरजेंसी, लेकिन वो प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया कि
विद इन 2 मंथ के अंदर है जो पार्लियामेंट को, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलकर अप्रूव कर देना है। बता चुका हूँ, नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ है, एंड प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 2 मंथ का टाइम होता है। तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग भी बताया, सिंपल मेजोरिटी चाहिए अप्रूवल के लिए, और बहुत सारी चीज़ प्रेसिडेंट रूल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, या आप बोलो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो इसमें भी आर्टिकल 368 अंडर आर्टिकल विच नीड्स रेटिफाइड बाय, मतलब ये स्टेट को जो, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी में एक पार्ट है सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी, दूसरे स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन, वो बता चुका हूँ। एंड फिर है इलेक्शन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय द लोकसभा फॉर डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को या फाइनेंशियल इमरजेंसी को या प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट बिना कोई रिजोल्यूशन के अपने आप उसको वो खत्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को सीज कर सकते हैं, मतलब खत्म हो सकता है, उसके बाद उसका इफेक्ट नेशनल इमरजेंसी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप मतलब कैबिनेट के डिसीजन से, कैबिनेट के मतलब एडवाइस पे। लेकिन अगर कैबिनेट कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन लोकसभा के और मेंबर को मन है कि नहीं अब नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए, तो रिजोल्यूशन लाएंगे और सिंपल मेजोरिटी के द्वारा रिजोल्यूशन लाया जाएगा लोकसभा में, और प्रेसिडेंट को दिया जाएगा कि भाई आप जो इमरजेंसी है उसको आप डिसकंटिन्यू करें, खत्म, स्टॉप करें, बंद करें, सीज करें, ये कहने का मतलब। तो ये हुआ ये 352 वाली पार्ट। और 352, 356, 365 हर चीज डिस्कस कर चुका हूँ। 356 से पहले होता है 355 एक आर्टिकल होता है, जिसमें सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे बाहर के आक्रमण से, इंटरनल डिस्टरबेंस से, और स्टेट में शांति बनाए रखने का भी कोशिश करना, ये सेंटर का होता है। ये अपना सेंटर की ये ड्यूटी बनती है, दायित्व बनती है, कर्तव्य बनता है, जिम्मेवारी बनती है। तो वो है आर्टिकल 355। अब वो सब चीज़ें नहीं हो पाए तो सेंटर की जिम्मेवारी बनेगी कि भाई स्टेट में हम इम्पोज नहीं, ना स्टेट ही इम्पोज कर पा रहा है शांति, ना हम, तो अब लगाया जाए प्रेसिडेंट रूल, अब उसको लगाकर अब शांति इस्टेब्लिश करते हैं। तो स्टेट को कितना बोल दिया कि भाई शांति करवाओ, शांति मेंटेन रखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखो, नहीं कर रहे हो तो अब हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, कैसे? प्रेसिडेंट रूल लगाकर। ठीक, तो यहाँ तक। अब चलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। देखें इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में, एक मिनट, हाँ, देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी में कहने का मतलब होता है क्या कि देखिए एक रीड कर ले, क्या मतलब है कि सेम जैसे जैसे सिंपल मेजोरिटी हुआ और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इफेक्टिव, पहला तो ये टर्म आया इफेक्टिव स्ट्रेंथ, तब हुआ इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहने का मतलब कि जितनी उसकी मेंबरशिप है, ठीक है, और माइनस वैकेंट सीट, कितने सीट खाली हैं। जैसे एक पल के लिए मान लिया जाए कि पार्लियामेंट में सीट है 543, ठीक, उसमें से कितने लोग अब्सेंट है वो नहीं, उसको माइनस नहीं करना है, कितने लोग आए नहीं, अब्सेंट है, बीमार है, जो भी, उसको माइनस नहीं करना है। कितना सीट खाली है, खाली है इन द सेंस वहां पर कोई मेंबर इलेक्टेड नहीं है, किसी वो सीट चुनाव या तो हो नहीं पाया, चुनाव रद्द हो गया, या वो पर्सन जो एमपी थे वो डेथ कर गए। ठीक है, तो वो सीट हो गया खाली। तो 543 में से अगर 13 ऐसे सीटें हैं जहां चुनाव या तो खत्म हो गए, या चुनाव जैसे उस पर कोई डिस्प्यूट हुआ, मैटर हाई कोर्ट में गई। जैसे मैं बता दूं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट का इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में उसके लिए अप्रोच किया जाता है। हाई कोर्ट को ये ओरिजिनल जुडिडिक्शन है कि डायरेक्ट आप उसके लिए सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। वहां के जजमेंट से अगर खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो 530 सीट बचा, 13 खाली हैं। 530 का मोर देन 50%, तो 530 का जो हाफ करोगे तो उससे एक ज़्यादा जो सीट होंगे वो होगा आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक, तो देखो
तो 530 का अगर हाफ किया जाए तो आएगा कितना, 2 4 और एक छकवाड़ा छकवाड़ा 265 के आसपास आएगा, 265। ठीक है, हाँ 265। तो 265 से आप एक ज़्यादा करोगे तो 266 आएगा। तो 266 चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ऐसे एग्जांपल मैंने दिया है राज्यसभा में, देखो 245 स्ट्रेंथ है, 45 खाली है, ये एग्जांपल जैसे दे दिया है यहाँ समझने के लिए। तो अब देखें, इसमें देख लो कोई बड़ा चीज़ है नहीं। अब है इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ अप्लाई होता है, इसके लिए ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है। देखो जहाँ लंबी चौड़ी का एग्जाम्पल भले भूल जा सकते हो, लेकिन जहाँ कम उसके एग्जाम्पल है ना, पहले तो उसको भूलने की कोशिश ही मत करना। वो तो आसानी में याद भी हो जाएगा, क्योंकि 2 3 एग्जाम्पल हैं और वो इसके लिए ही है। तो अगर ये सब याद रहेगा, बाकी वो बड़े वाले भूल गए, तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भाई ये छोटे वाले में तो था नहीं, तो यानी बड़ा लंबा सारा जो लिस्ट होगा उसमें वो आएगा। अब देखो इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ से, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। तो लोकसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो वोटिंग होती है वो सिंपल मेजोरिटी, देखिए राज्यसभा में होगा वो स्पेशल मेजोरिटी, थोड़ा इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। अब देखो क्या है फर्क, चूंकि वाइस प्रेसिडेंट कहाँ, राज्यसभा के, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन है, ठीक है, राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। और मैंने पहले ये बताया था कि उनको रिमूवल के लिए जो प्रपोजल है, जो रिजोल्यूशन लाया जाता है, राज्यसभा में लाई जाती है, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा में पहले लाई जाएगी, वहां से वोटिंग होगा, फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से करे और लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से करे, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ इफेक्टिव मेजोरिटी, वहाँ सिंपल मेजोरिटी। तो इसका मतलब कहाँ ज़्यादा मेंबर की जरूरत होगी, कहाँ ज़्यादा मेंबर अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो देखो इफेक्टिव मेजोरिटी यहाँ रखने से कहीं ना कहीं, अगर सिंपल मेजोरिटी रखा जाता एक पल के लिए मान लिया जाए, तो 245 स्ट्रेंथ है। अगर सिंपल मेजोरिटी रखते, अगर सिंपल मेजोरिटी, तो कहने का मतलब मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, सिंपल मेजोरिटी। 245 में से ज़्यादातर तो राज्यसभा में देखते हो लोग गायब ही रहते हैं, ठीक है, जब उसका सेशन चलता है। तो एक पल के लिए मान लिया बहुत ज़्यादा गायब ना हो आदमी, अगर आ भी गए एक पल के लिए मान लिया आ भी गए, तो सपोज 150 आदमी, 150 मेंबर प्रेजेंट है अगर, तो अगर सिंपल मेजोरिटी देखा जाए तो कितना मेंबर जरूरत है, कितना मेंबर, 250 का मतलब सॉरी कितना हुआ 150, सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से 75 उसका हाफ होगा, 76 मेंबर चाहिए है ना। सिर्फ 76 मेंबर ने वोट कर दिया, जहां ये पास हो गया, मतलब ये प्रूफ हो गया सिंपल मेजोरिटी वाली बात में। अगर इफेक्टिव मेजोरिटी है तो 245 का सीट है, कितना भी सीट खाली रहेगा, एक टाइम में कितना सीट खाली हो सकता है, एब्सेंट हो डेथ कर गए है, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन तो कंडक्ट करवाना है, सीट खाली हो पहले ही नॉर्मल केस में, मतलब खत्म होने से पहले ही इलेक्शन कंडक्ट करवानी है किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसका ही काम है ये सबका इलेक्शन करवाना, टेन्योर फिनिश होने से पहले। मान लिया जाए कि कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में और खाली भी हुए थे, कितना सीट, 5 सीट 10 सीट खाली हो जाएंगे, मान लिया 15 सीट खाली हो जाएंगे, ठीक है, 15 सीट खाली हो गए तो भी कितना सीट बचा, अगर 245 का स्ट्रेंथ है 230 मिनिमम बचा, 230। अब इफेक्टिव मेजोरिटी 230 का हाफ करो, 230 का अगर हाफ आप करोगे तो आपका आएगा कितना, 115, ठीक, 115 इफेक्टिव मेजोरिटी मोर देन हाफ चाहिए, तो 115 से ज़्यादा 116 116, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी में नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होना चाहिए, कम 116 हुआ ना, और सिंपल मेजोरिटी वाला में रहा तो क्या 75 में 76 में ही हो रहा था। लेकिन आप अगर बोल सकते हो क्या कि सर आपने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर 126 मेंबर का, ठीक है 126 मेंबर का, लेकिन हाउस में अगर 245 का स्ट्रेंथ है, 245 में से 240 भी अगर आ गया और प्रेजेंट है, तो कितना फिर भी रहेगा, 240 का आधा करो तो 120, 120 में एक आगे बढ़े तो 121, 121 है ना। तो ये देखो पर्पस क्या है इफेक्टिव और सिंपल मेजोरिटी वाला में, इफेक्टिव रहने से ये हुआ कि उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, या उस तो सिंपल के कंपेयर में इफेक्टिव में ज़्यादा मेंबर का सपोर्ट चाहिए, ठीक, किसी को हटाने की बात आ रही है, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है,
तो ऐसे केस में हटाने के लिए उनको उसको मतलब कहो कि उस पोस्ट को सेफ गार्ड के लिए, बचाव के लिए ये रखा गया है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा मेंबर का ओपिनियन माना जाए, ज़्यादा मेंबर का उनका कहना, मतलब उनका आप कह सकते हो उनकी वोटिंग को प्रायोरिटी दी जाए, कि कम मेंबर ही इजीली वे में सिंपल तरीके से किसी को ना हटा दे। किसी को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अगर किसी से हटाया जा रहा है तो सही ग्राउंड, मेजर कोई ग्राउंड, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, और ऐसा सिचुएशन हो या ऐसा वाकई में वो बंदा जो मतलब इस पोस्ट पे हो उस लायक ऐसा काम किया हो, ऐसा खराब एक्टिविटियां रही हो, उनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा हो, या करप्ट रहे, इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ही बहुत सारे मेंबर इसके अगेंस्ट हैं, तो ही उसको हटाया जाए। तो इसलिए इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रोविजन है, ठीक है। तो रिमूवल ये, अब देखें डिप्टी चेयरमैन तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। देखो आर्टिकल याद नहीं रहेगा, हर जगह मैंने आर्टिकल मेंशन किया है, पर इतना इतना करते करते ये आर्टिकल नहीं याद रहने वाली है, मैं क्लियरली बोल दूँ। ये मेरा मेंशन करने का है कि अगर रीड करो तो हाँ इतना तो पता रहेगा चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन कहाँ पर होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सब चीज़ के लिए डिस्कस कर चुका हूँ पहले से। अब देखो डिप्टी चेयरमैन पार्लियामेंट वाला चैप्टर में आएगा ना, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, अब उसमें ही आपका पार्लियामेंट वाला चैप्टर शुरू होता है। कहाँ? आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक। क्योंकि 123 क्या है? प्रेसिडेंस का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, उससे पहले वाला। उसके बीच में आया रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो पहले बोला है कि चेयरमैन ऐसे हाउस को, राज्यसभा को लीड करेंगे, मतलब प्रिसाइड करेंगे, अगर वो नहीं है तो ही डिप्टी चेयरमैन, अदरवाइज डिप्टी चेयरमैन नॉर्मल आम जैसे अदर मेंबर की तरह बैठेंगे, ऐसे वोटिंग होगी, वैसे ही उनका काम रहेगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट बताया, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन बताया, फिर है आपका रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो यहाँ बात क्या है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लोकसभा का, ठीक, और यहाँ तक कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी वहाँ का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रिमूवल के लिए चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी। अब जब स्पीकर के लिए, जब रिमूवल के लिए जब बातें चलती है ना, जब प्रपोजल कुछ रहता है, तो उसके लिए लोकसभा में कम से कम, जिससे कि बात है कि स्पीकर को रिमूव करना है, तो कम से कम मिनिमम 50 लोगों का, 50 मेंबर्स का कम से कम क्या चाहिए, प्रपोजल। तो उसको जो मैटर लाया गया मतलब रिमूवल के लिए जो प्रस्ताव लाया गया स्पीकर के लिए, तो कम से कम 50 मेंबर उस बात को, उसको सिग्नेचर करें, उसके बाद ही उस प्रपोजल को लिया जाएगा रिमूवल के लिए। तो इसके लिए फिर इफेक्टिव मेजोरिटी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए। और यहाँ अब इनके लिए भी कोई ग्राउंड ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को किस केस में, मतलब पार्लियामेंट किस केस में उनको हटाया जा सकता है या इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीच नहीं कहो, हटाने का, रिमूवल का ही वर्डिंग इस्तेमाल है। इम्पीचमेंट वाला जो वर्डिंग है वो पार्टिकुलरली प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और रिमूव स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं। अदरवाइज स्पीकर डिप्टी स्पीकर खुद से रिजाइन कर सकते हैं, टेन्योर खत्म होने से पहले रिजाइन कर सकते हैं। तो और क्या इसमें अगर स्पीकर अगर रिजिग्नेशन दे, स्पीकर के बारे में और शायद मैंने ओथ वोथ वाली सारी बातें बता दी है, स्पीकर का काम क्या है ये भी बता दिया है। जब स्पीकर absent रहेंगे तो उनके तो उस केस में डिप्टी स्पीकर हाउस को मतलब लोकसभा को प्रिसाइड करेंगे। और जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उस केस में भी स्पीकर का ही रोल होता है कि प्रिसाइड करना। और बाकी बता चुका हूँ शायद, मनी बिल को सर्टिफाई करना, ये मनी बिल है, वो स्पीकर का ही काम है। डिप्टी स्पीकर सेम टू सेम, जैसे डिप्टी चेयरमैन वाली, अदरवाइज वो नॉर्मल एमपी की तरह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा की तरह बैठेंगे। जब स्पीकर अब्सेंट रहेंगे ऐसे केस में डिप्टी स्पीकर का रोल होगा। तो ये हुआ रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो लेकिन हाँ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर देखिए, ये सब जितने भी ये लोगों का रिमूवल का जो बात रहा, कम से कम 14 डेज का नोटिस उनको दिया जाता है। 14 डेज का नोटिस पहले दिया जाएगा। 50 मेंबर का स्पीकर का केस में होता है, 50 मेंबर का,
और प्रेसिडेंट के केस में रिमूवल के लिए होता है कम से कम 1/4 ऑफ द मेंबर जो है वो जब रिजोल्यूशन लगा है उसको पहले सब 1/4 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, 1/4 मेंबर का रिजोल्यूशन के लिए। उसके बाद फिर तो है ही, जैसे देखा है उसको रिमूव कर, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का आगे आगे आएगा कैसे उनको रिमूव किया जाएगा। तो स्पीकर के लिए 50 मेंबर का कम से कम मिनिमम 50 मेंबर का उनका कहो रिजोल्यूशन में उनका सिग्नेचर रहेगा, सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद ही ये मैटर आगे ली जाएगी। तो ये है स्पीकर से रिलेटेड, और कुछ ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो मैं डिस्कस बाद में करूँगा कुछ अगर आता है तो। अब देखो इफेक्टिव मेजोरिटी के बाद रहा आपका एब्सोलूट मेजोरिटी। तो इसमें है एब्सोलूट मेजोरिटी, देखो रिफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, एब्सोलूट मेजोरिटी, उसके बाद एक और आएगा आपका स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी में पहले जो जो डिस्कस हुआ समहाउ बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में डिस्कस किया था। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस irrespective of the fact that whether there are any vacant seats or absentee। मतलब 543 का सीट है, ठीक है, कितना वैकेंट है कितने लोग अब्सेंट है उससे मतलब नहीं है, 543 का हाफ करोगे, ठीक, उससे एक ज्यादा तो वो होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, अब देखें 543 तो उसका आप हाफ करोगे तो आपका हो जाएगा 14 एक 271 से ज़्यादा, मतलब आपका आएगा 272 जो होगा उसका, मतलब 544 होता अगर तो उसका हाफ होता है 272। 543 है तो मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा आपका हो जाएगा 272। ठीक, हाफ से ज़्यादा, हाफ से एक ज़्यादा नहीं होता है यहाँ कहने का मतलब, सिर्फ होता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मोर देन 50% मतलब एक ज़्यादा दो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 50% से अबव होना चाहिए, पॉइंट में ज़्यादा हो कुछ हो कोई मेंबर। जैसे 543 का अगर हाफ किया जाए तो कितना होगा 271.5 है ना, तो 271.5, तो 271.5 मेंबर थोड़ी होते हैं, आधा आदमी थोड़ी होगा, तो उससे ज़्यादा क्या होगा 272 मेंबर चाहिए। सीट खाली हो और लोग आए नहीं हो उससे मेंबर नहीं, 272 का मेंबर वहाँ वोटिंग अगर उन्होंने सपोर्ट किया जो भी प्रपोजल है उससे रिलेटेड वो पास होगा। अब क्या प्रपोजल इसके एग्जाम्पल में बताता हूँ। ठीक, अब देखो ये एग्जाम्पल क्या है, इसके लिए जो मैंने बोला सेम टू सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, राज्यसभा से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के कहाँ जरूरत होती है, कहीं भी सरकार बनाने के लिए, लोकसभा मतलब या तो आपको सेंटर पर गवर्नमेंट बनाने के लिए या स्टेट में गवर्नमेंट बनाने के लिए जो मेजोरिटी जरूरत होता है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जितना है उससे ज़्यादा, ठीक, उससे ज़्यादा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो किसी स्टेट में इलेक्शन हुआ, ठीक, पार्लियामेंट में ही इलेक्शन, पार्लियामेंट से एग्जांपल देता हूँ, पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ, स्टेट से ज़्यादा बेटर होगा, स्टेट से ज़्यादा। स्टेट में अगर अगर 240 एमएलए की सीट है, 240 एमएलए, 240 में सब जगह चुनाव हुए, 240 कैंडिडेट जीत भी गए, वहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए 240 है, कितना सीट चाहिए, 121 चाहिए, 121 मेंबर चाहिए, ठीक, 121 मेंबर चाहिए। अगर किसी पार्टी को 125 सीटें आई, 125 तो मेजोरिटी में है, गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन ऐसे केसेस में अगर उसके 121 चाहिए और 125 मेंबर उनके पास है, बहुत खुश है, 5 मेंबर को उस दिन गायब कर दिया जाए, ठीक है, 5 मेंबर को जिस दिन हाउस पर फ्लोर पर उनको ये प्रूफ करना कि मैं सरकार बना सकता हूं, उनको अपना मेजोरिटी प्रूफ करना है, वहाँ कहाँ क्या असेंबली में होता है कि हाँ अपना मेजोरिटी साबित कीजिए, वहाँ अपने मेंबर को लाइए, वोटिंग करेंगे तो हाँ इतने मेंबर का उनको सपोर्ट है। 5 मेंबर को उनको किडनैप कर लिया है अपोजिशन ने, ठीक है,
तो वहां पर पहुंचेंगे कितने मेंबर, 120 मेंबर। 120 मेंबर इसके पास हैं, ठीक है, मतलब सॉरी 120 मेंबर इसके पास हैं, और 125 थे, 125 थे ना। सामने वाला आदमी के ऑपोजिशन पार्टी के पास था 115। पहले कितना हो जाएगा, हाँ 115, और 115 125, हाँ 115, 115 उसके पास है, ठीक। और इनके पास था 125, 120। ध्यान से, मैं ऐसे कंफ्यूज हो गए। ये चलते हैं किस पे, इस पे देखो। अब है कहीं सीटें कितना है देखो, अब है, यार ये पेन कहाँ गया। अब है कहीं मैंने बताया कि है, और मोटा पेन। अब कहीं सीट है आपका, सीट, हाँ हाँ जी देखे। कहीं सीट है, क्लियर है, कहीं सीट है 240। इसके लिए कितना चाहिए, प्रूफ करने के लिए चाहिए कितना, 121 चाहिए, 121 चाहिए मेजोरिटी के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। एक पार्टी को सीट आया 125, ठीक। और दूसरे पार्टी को सीट कितना आएगा 125, तो दूसरे को कितना रहेगा 115। जिस दिन इसको 120 यहाँ आकर 121 को लाना था, लेकिन इसके 5 को इसमें से 5 हो गए माइनस, आग बच गए 120। ये 5 को कर लिया गया किडनैप। देखो, तो 240 मेंबर, 125 एक पार्टी को आया, दूसरे को 115, 5 को इसको किडनैप कर लिया, तो इसके पास बचे 120, ठीक। ये 5 को इसने नहीं लिया, 120 बचे। तो अगर जिस दिन फ्लोर पर प्रूफ करना है मेजोरिटी, 5 को किडनैप कर लिया, तो पहुंचेगा 120। 120 में एक क्या गवर्नमेंट बना पाएगा, गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, गवर्नमेंट इसने नहीं बनाया, ठीक है। अब क्या है, ये तो गवर्नमेंट बना नहीं पाया, लेकिन क्या ये दूसरा पार्टी ये गवर्नमेंट बना पाएगा, ये 5 उसको सपोर्ट कर दे तो। अब देखो, खुद देखो, अगर दूसरे को अगर 5 सपोर्ट कर भी दे, तो इस ये भी गवर्नमेंट बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि 121 चाहिए, ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इसलिए देखते हो जब भी क्या होता है कि आ, अब यहाँ ये प्रोविजन नहीं लाया कि 5 लोग आए नहीं हैं, तो ये 5 में से अब्सेंट करे, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं आप वोट कर रहे हैं उसका 50% देखा जाए। अगर सिंपल मेजोरिटी की बात रहती, तो सब एमएलए को पकड़ पकड़ कर जो रिसोर्ट में रखते हैं ना, देखा है ना, रिसोर्ट में रखते हैं, होटल में रखते हैं, मतलब मेजोरिटी प्रूव करने से 2-4 दिन पहले, मतलब 1 वीक पहले, ताकि हमारे एमएलए को कोई किडनैप न कर ले, कोई मार न दे, क्योंकि अगर वो मर भी गए तो उस दिन उन ये थोड़े है कि कितने मेंबर प्रेजेंट है, मेजोरिटी के लिए तो 121 ही चाहिए, भले इसमें से 5 लोग मर भी गए, 7 लोग मर भी गए, यहां से मर गए चाहे वहां मर गए, 121 एट एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। तो जिसकी सरकार होती है,
मतलब जिसको सरकार बनानी होती है या जो है मेजोरिटी में ला चुके हैं, उनको होता है कि अपने मेंबर को प्रोटेक्ट करके रखे उस दिन तक के लिए। अगर एक बार सरकार बन गई, ठीक है, सरकार एक बार बन गया, उसके बाद कोई एमएलए डेथ कर जाते हैं, ठीक है, कोई एमएलए डेथ कर जाते हैं, तो उस समय ये बात नहीं होगा कि हाउस में उनको मेजोरिटी नहीं है। अगर जैसे कोई डेथ कर गया तो भाई हमारे पास 121 मेंबर का सपोर्ट है, एक मेंबर डेथ कर गए हैं, अब 120 हो गया और अब उनको ये बोला जाए कि अब मेजोरिटी प्रूव करो, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारा एक आदमी मर गया तो हम 121 का हमारा मेजोरिटी वाकई में था, एक डेथ कर गया तो 120 है। इसको इलेक्शन करवाइए आप इस सीट के लिए, इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाने के बाद अब उसके बाद सारे सीट ऑक्युपाई हो गए, तब मुझसे मेजोरिटी प्रूव करने की बात कीजिए। तो अगर ऐसा ना रहे तो किसी का गवर्नमेंट बना हुआ है, 5-6 एमएलए को कोई तुरंत मार दे और उसके बाद कहे कि अब ये इनका मेजोरिटी नहीं रहा और इन कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस को इनमें, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। उनको इलेक्शन होगा उस सीट के लिए, अब है जो उसके बाद अब प्रूव करवाओ मेजोरिटी है कि नहीं है। तो इफेक्टिव ये देखो, ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के प्रोविजन के कारण ही जब भी मेजोरिटी प्रूफ करने की बात होती है उससे पहले एमएलए को खरीद बिक्री करना या किडनैप करना या पैसे से लुझाकर ये उनको पैसे इतना देना कि आप उस दिन वोटिंग के दिन जाओ ही मत, आपका पार्टी बुलाते रहे कि आपको वोटिंग के लिए उस दिन पहुंचना है, तो इनको पहले लुभा दिया और क्या हम बाद में आपको अपने पार्टी में ये सीट देंगे, ये पैसे देंगे, व्हाटएवर जो भी है फैसिलिटी देंगे, और इनको अपने पास ऐसे लुभाकर कि उस दिन जाए नहीं, अगर उस दिन गए नहीं तो सरकार इनकी बनेगी नहीं। समझ गए? इसलिए जब भी इलेक्शन का मतलब जो बता रहा हूँ कि प्रूफ होना होता है तो पूरी हलचल मची रहती है, तब न्यूज में आती रहती है कि यहाँ इतने दिन से है कर्नाटका के एमएलए, लेकिन उनको रखा जाए कहाँ, महाराष्ट्र में है जो उनको, चाहे तमिलनाडु में उनको, चेन्नई में कोई रिसोर्ट में उनको बस में, बड़ी बस में ले जाकर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, पीछे 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे जा रही है। एक बार सरकार बन गई तो फिर ये सब का लुच्चा नहीं, फिर उसके बाद अगला चीज होगा। ठीक है, ये हुआ आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इस केस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज होता है इंडिया में लोकसभा के लिए, मतलब वहां सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए या स्टेट में गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो अब चलते हैं हम जो पहले जहां छोड़ा है। देखो अब ये साथ में जो 50 ये टोटल मेंबरशिप बोला है कि मेजोरिटी ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। मैं बता दूं, स्पेशल मेजोरिटी वाला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मैंने पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें क्या था, मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो है ना, तो ये जो पार्ट है उस स्पेशल मेजोरिटी का वन ऑफ द एक पार्ट, दो पार्ट में से एक पार्ट में ये आता है वहां, ठीक आता है ना, वहां बताया था। और जब स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी वाला पूरी दोनों प्रोविजन तो है ही, साथ में हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का सपोर्ट चाहिए। तो ये देखो दोनों में आ ही गया, थोड़ा 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 करके पहले वाले में स्पेशल मेजोरिटी में दो उसका प्रोविजन है, तो एक प्रोविजन में ये है, और स्टेट लेजिस्लेचर का सपोर्ट चाहिए तो उसमें ये दो तो है ही, और उसके साथ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये दो वाले में एक में है और यहाँ भी दो में तो है ही। जैसे ज़्यादा तो एक में कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, चलो फिर से बाद में बताऊंगा, फिर से बाद में बताना क्या, इतना दिमाग तो है नहीं यार। देखो ना, मोर देन 50% ये वहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी में यूज हुआ है। तो ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सर्टेन, हाँ वही बात बोला, सर्टेन केसेस एज ए कंपोनेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी के कुछ कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट होते हैं तो एक में इसका इस्तेमाल, इसको यूज करते हैं या इसको अडॉप्ट किया गया है। अब देखिए, अब स्पेशल मेजोरिटी, तो स्पेशल मेजोरिटी में भी कई टाइप है। अब देखो कोई स्पेशल मेजोरिटी 1, स्पेशल मेजोरिटी 2, स्पेशल मेजोरिटी 3, मैंने ऐसा नाम कहीं लिखा हुआ है, लेकिन वाकई में ऐसा कोई चीज नहीं है कि स्पेशल मेजोरिटी 1 का ये प्रोविजन है। आपको ऐसे नहीं याद रखना है कि कहीं लिखना है कि स्पेशल मेजोरिटी 1 का ये प्रोविजन है, नहीं। अब ये याद करने के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट को समझने के पर्सपेक्टिव से स्पेशल मेजोरिटी 1, 2, 3 रखा गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेशल मेजोरिटी 1, 2, 3 ऐसे नहीं है।
1 2 3 मतलब ये जो प्रोविजन है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी 1 नाम दे दिया गया। फिर दूसरा जो आएगा ये जो प्रोविजन है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी 2 नाम रख दिया गया है, समझने के लिए या याद करने के लिए जो कहो। इसके लिए ये जो प्रोविजन है स्पेशल मेजोरिटी 3। तब स्पेशल मेजोरिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग इस्तेमाल हुआ। जैसे देखो आर्टिकल 368 में 2 टाइप का स्पेशल मेजोरिटी है ना भाई, तो वहां मैंने कोई अलग से नाम नहीं रखा था स्पेशल मेजोरिटी 1 या स्पेशल मेजोरिटी 2, नहीं ना है, सिर्फ बता दिया स्पेशल मेजोरिटी 1 में किसके लिए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ऐसे प्रोविजन ना सिंपल मेजोरिटी वाले में है ना, स्पेशल मेजोरिटी दूसरा प्रोविजन है उसमें है ना, नहीं है, तो आएगा स्पेशल मेजोरिटी में। फिर स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, तो वो फिर दूसरा था, तो वहां वर्डिंग स्पेशल मेजोरिटी 1 2 नहीं था, यहां समझने के लिए 1 2 नाम रखा गया है। ठीक, तो चलते हैं स्पेशल मेजोरिटी 1 क्या है। तो ये सब पार्लियामेंट में जो अडॉप्ट किया जा रहा है, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा राज्यसभा दोनों। तो अब ये देखो रिफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला बात, एंड ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यही तो है हमारा स्पेशल मेजोरिटी जो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी उसको अमेंड करने के लिए, ये है स्पेशल मेजोरिटी वो। तो अब देखो रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ नाम रखा ना, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये चाहिए। और इसमें भी पर्टिकुलर कौन सा प्रोविजन अमेंड होगा, एग्जाम्पल क्या था, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी एंड अदर प्रोविजन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सिंपल वाले में, और जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए वो, ये तो हो गया अमेंडमेंट। इसके बाद देखो ये सब जो एग्जाम्पल है ये अमेंडमेंट के लिए नहीं है, पार्लियामेंट में जो अडॉप्ट किया जाता है, क्यों अडॉप्ट किया जाता है, देखो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 वाली बात डिटेल पूरा बताया जा चुका है, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट में चलते हैं, रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव करने के लिए ये चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, एंड हाई कोर्ट को जज को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का अगर जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज करना है, इनलार्ज करना है, उसके लिए क्या था, सिंपल मेजोरिटी। एग्जांपल में देखना चार्ट वाले में सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी में, यहाँ है रिमूव करना है। अब देखो ये भी मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अगर कोई प्रोविजन बनना है तो वो किस में आता है, स्पेशल मेजोरिटी में, जिसमें रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर था ना उनका सपोर्ट, क्योंकि ये फेडरलिज्म को अफेक्ट करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मेंटेन आपको फिर डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे ऐसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है ये। तो लेकिन जब जज की रिमूव करने की बात आ रही है, सिर्फ रिमूव करने की जज एंड हाई कोर्ट को, तो ये स्पेशल मेजोरिटी, और उसमें भी चाहिए ये हाफ ऑफ द स्टेट का यहाँ रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का एक ही ग्राउंड है और एक ही प्रोसीजर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को जज को और हाई कोर्ट को जज को रिमूव किया था, वैसे ही प्रोसीजर अडॉप्ट कर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव करने का प्रोसीजर है, जैसे इनका प्रोसीजर है, एंड आपका है इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने का प्रोसीजर है, ऐसे ही है। अब इनका जज को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, हाई कोर्ट को जज का, तो आर्टिकल देख लो इसके लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन है, वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल आएगा कहाँ से बताया हुआ है, 124 से लेकर 123 में तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, 124 से शुरू होगा 147 तक, क्योंकि 148 से सीएजी शुरू होता है, कैग कहाँ तक 151 तक, हाँ जी 151 तक। हाई कोर्ट वाला जो ऐसे देखोगे तो 213 123 था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, 123 का थोड़ा बहुत डिजिटल का हेर फेर बताया था, 213 होता है गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, 214 से आपका शुरू हो जाता है आर्टिकल, आपका चलता है कहाँ तक 232 तक चलेगा आपका स्टेट जुडिशियरी, 232 का 233 से 237 तक आता है और आपका
सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, ये सब वो सब, मुंसिफ कोर्ट, सब वो सब चीज़ें आ जाती है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले में, उसका आर्टिकल। जज को रिमूव करने का जो ग्राउंड है, कैसे रिमूव किया जाएगा, तो जज को देखो, एक तो पहली बात जज के कंडक्ट को है जो पहले है ना कि उनके कंडक्ट को लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस नहीं होगा, तो वहां पर डिस्कस तो नहीं होगा, लेकिन जज को पाया गया कि भाई बहुत करप्ट जज है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब अपना मनमानी चला रहा है, और ये है कि किसी का पक्षपात कर रहा है, सब पता, मतलब ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्राइम करप्शन में खास पार्टिकुलरली ऐसा, ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, क्या कि इसके लिए जो है पहले लोकसभा में 100 मेंबर का चाहिए, रिजोल्यूशन के लाने के लिए सपोर्ट, उसका मेंबर का रेटिफिकेशन चाहिए, और राज्यसभा में 50 मेंबर। क्यों? राज्यसभा में मेंबर कम है, 245 ही है, तो 50, और लोकसभा में दुगना लगभग है, तो वहाँ 100 मेंबर का, ठीक। ये उसके लिए हटाने का जो है लोकसभा में लाया गया या राज्यसभा में लाया गया, स्पीकर को दिया गया, स्पीकर के पास रखा गया, स्पीकर लोकसभा के लिए स्पीकर, राज्यसभा के लिए चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट। अब क्या होगा, ये एक कमिटी सेटअप करवाएंगे, कमिटी में इंक्वायरी कमिटी, ये कमिटी में कौन मेंबर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज होंगे, कोई किसी हाई कोर्ट के, मतलब जिस हाई कोर्ट का अगर जज का बात चल रहा है तो वो हाई कोर्ट का जज, एंड कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, जूरिस्ट किनको बोलते हैं, जिसको लॉ का नॉलेज है, तो कोई जजेज, जूरिस्ट पार्टिकुलरली उस सेंस में कहा जाता है जो एकेडमिक में हो, एकेडमिक मतलब जहाँ जैसे कि जहाँ लॉ की पढ़ाई की जाती होती है, जहाँ फैकल्टी है, जो वहाँ प्रोफेसर है, तो पूरा लॉ में एक्सपर्ट है ना, यहाँ तक कितने हैं कि वो जजेस से ज्यादा जानते हैं, लॉ में एक्सपर्ट है, लेकिन जजेस क्या है, कोर्ट में बैठकर फैसला सुना रहे हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, और ये बच्चों को, इन वकीलों को पढ़ा रहे हैं, वकील बना रहे हैं, तो इनको थ्योरेटिकली देखा जाए ना, बुक का कहीं ज्यादा इनको नॉलेज होता है जो प्रोफेसर होते हैं। जैसे जैसे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फैकल्टी वहाँ पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, और जो इंजीनियर बन के बाहर कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, अगर बुक का नॉलेज पूछा जाए ना, बुक का डिफरेंट आपका जो थ्योरी, थ्योरम, ये सब पूरा पूछा जाए, तो उसमें जो पढ़ाने वाले उनको कहीं ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, कंपनी को खूब प्रॉफिट भी दे रहे हैं, अच्छा मतलब फैक्ट्री को आप कहो या कंपनी, फैक्ट्री वाटीवर कहो, इंजीनियर के लिए और डॉक्टर के लिए कहो, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी ऑपरेशन कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट का कर रहे हैं, लेकिन जो लेक्चर हमेशा ले रहा है ना, जो किताबों में ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनको ऑब्वियस सी बात है बुक की ज़्यादा नॉलेज होगी, ऐसे ही जूरिस्ट उनको बोलते हैं जो एकेडमिक में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हुआ, ये कमेटी बैठी, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी में अगर प्रूव्ड हुआ कि हाँ भाई वाकई में मिसबिहेव किया है या गिल्टी है, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, इनका कंडक्ट सही नहीं है, रिकॉर्ड सही नहीं है, तो फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे कंसर्न स्पीकर या डिप्टी या राज्यसभा में चेयरमैन को, वो हुआ, उसके बाद वोटिंग करवाई जाएगी, जैसे लोकसभा में या राज्यसभा में जैसे भी हुआ, वोटिंग में कितना मेंबर, स्पेशल मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए, यहाँ से हो गया लोकसभा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी सेम वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, वोटिंग वोटिंग वाला जो है वहाँ, जब दोनों जगह से हुआ तो प्रेसिडेंट के पास एसेंट जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो, और प्रेसिडेंट को उसको रेटिफाई करना होगा, और उसके बाद ये जज को रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा। अब बताता हूं, अब तक है जो किसी भी जज को आज तक रिमूव नहीं किया, ऐसी इस प्रोसेस से इम्पीच करना या रिमूव करना को हटाया नहीं गया है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे रामास्वामी अय्यर, रामास्वामी, 1991-92 के बाद था, तो उनको वाकई में जब प्रपोजल लाया गया लोकसभा में, तो कमेटी बैठी, कमेटी गिल्टी बना, लोकसभा में बिल अप्रूव हो गया, इसको हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाया गया, अप्रूव भी हो गया। जब राज्यसभा में गई तो उस केस में क्या है कि जिनकी मेजोरिटी गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते तो वो हट जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहाँ सपोर्ट नहीं किया था। अब यहाँ पार्टी वार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इतना होने के बाद भी एक जगह से पास हो गया लेकिन दूसरी जगह से पास नहीं हो पाया, और वो गिल्टी प्रूफ, मतलब वो हटाए नहीं गए, कमेटी में इंक्वायरी हुई, गिल्टी हो भी गए। अब
क्या डिसीजन रहा हो राज्यसभा में, दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया, हमें उन वो सब चीज़ों से मतलब नहीं है। तो ऐसे हटाया जाता है जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। और इसमें क्या और कुछ बाकी सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट के जज के बारे में मैंने शायद बहुत पहले भी बहुत सारी चीज़ें बताई है। और देखो, हाई कोर्ट के जज का अगर ट्रांसफ़र किया जाता है ना, हाई कोर्ट के जज को यहाँ से वहाँ, तो ट्रांसफ़र के केस में आ, एक चीफ जस्टिस अकेले ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसमें 4 सीनियर मोस्ट जज का जो कलीगियम सिस्टम होता है, उनका साथ में रिकमेंडेशन चाहिए। साथ में जिस कोर्ट से उनको चीफ हटाकर किसी और कोर्ट में भेजा जा रहा है, हाई कोर्ट में, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओपिनियन ले जाता है, दोनों से पूछताछ बातचीत की जाती है, तो ही उस कंसर्न पर्सन को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे अलाउंस मिलते हैं। अब कितना अलाउंस मिलता है हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्या सामान को शिफ्ट करने के लिए अलाउंस मिलता है या क्या चीज़ के लिए मिलता है, अलाउंस डजंट मैटर। तो इस केस में ट्रांसफ़र की जाती है। ट्रांसफ़र पनिशमेंट समझ के भी किया जाएगा, या रूटीन ट्रांसफ़र, मतलब कि एक पर्सन को एक जगह ज़्यादा दिन रहने से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन, मतलब कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाली फीलिंग हो जाती है, क्योंकि उस वहाँ के बारे में हर चीज़ जान जाता है, तो अपनी मनमानी चलाने लगता है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कि आप बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैक्सिमम जॉब में देखो, पार्टिकुलरली डिफेंस के जॉब में, कि एक पर्सन को, एक ऑफिसर को खासकर, या ऑफिसर नहीं तो आप अदर भी जो आप कह सकते हो कि जो दूसरे रैंक वाली जो जॉब है, मतलब बिलो सब ऑफिसर वाली, तो जिसको बोलते हैं नॉन गैस्टेड पोस्ट, तो उस केस में भी क्या होता है कि एक जगह पोस्टिंग आपको 2 साल 3 साल इससे बियॉन्ड नहीं होता है, कोई सर्कमस्टांसेस तो ही, अदरवाइज ट्रांसफर करते रहते हैं। सिविल सर्विसेज में भी देखो, आप एक जगह कहीं डीएम बन के एक जगह टिक कर, ऐसा नहीं है कि 10 साल एक जगह रखे रहेंगे। रखे रहेंगे तो उसका मेरिट डिमेरिट दोनों है। मेरिट से ज़्यादा डिमेरिट है। मेरिट ये है कि उसको एक्सपीरियंस है वहाँ का, हर चीज़ जानता है, डिसीजन बेटर ले पाएगा, ठीक है, सही तरीके से एडमिनिस्टर कर पाएगा, कोई काम जल्दी से होगा, क्योंकि हर से कोऑर्डिनेट करने का, कहाँ से क्या काम पहले करवाना है, किससे करवाना है, सबसे कांटेक्ट है। तो जैसे रोड बनवाना है, मतलब सड़कें बनवानी है, कुछ भी लोगों के लिए कुछ करना है स्कीम, कौन करप्ट आदमी है, कौन सही आदमी है, किसको इन्वॉल्व किया जाए, किसको नहीं किया जाए, हमारे से ऑफिस में ही कौन बेटर आदमी बेटर परफॉर्म करता है, किसका नेचर क्या है, किसका नियत क्या है, कौन किस एरिया के बारे में कहाँ जानता है ज़्यादा, किस चीज़ में कितना एक्सपर्ट है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा पाएंगे, क्योंकि उतने दिन में हर समझ हो गई है। अब 6 6 महीने में ट्रांसफर हो जाएगी तो बेचारा जाएगा, उसको वहाँ के लोगों को समझने में, वहाँ का सिस्टम को समझने में ही, वहाँ क्या चलता है, किस टाइप का माहौल चल रहा है, तब तक समझे, तब तक वो ट्रांसफर हो गया। डिमेरिट ये है कि लंबे समय रह गया तो सब चीज पर कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा, अपने सारे सिस्टम में अपने लोगों को लाना शुरू हो जाएगा, एरिया में भी कांटेक्ट भी देना है तो अपने लोगों को, सबसे कमीशन खाना, सबसे इतना गहरा कांटेक्ट हो जाएगा, इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा और मनमानी चलाएगा, तो इसका डिमेरिट ये भी है। तो जजेज को है जो एक जगह से एक जगह दूसरी जगह ऐसे ट्रांसफर होता है। तो रिमूवल की बात थी तो मैंने ट्रांसफर का ऐसे बोल दिया। तो अब चलते हैं क्या, रिमूवल ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इनका भी ग्राउंड जैसे बताया, वैसे जैसे किस तरीके से जो प्रोसीजर अडॉप्ट की जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस को, सीएजी का क्या ऑडिट करना, स्टेट के अकाउंट को, सेंटर के अकाउंट को, लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट को, कॉरपोरेशन के या अदर जो नेशनल लेवल के जो मतलब आप कह सकते हो कि इसकी जो बॉडी है, आ, इसको क्या बोला जाता है हमारा, ऐसे मतलब जिस पर सेंटर का कंट्रोल है, या ऐसे कॉरपोरेशन पर सेंटर का या स्टेट का कंट्रोल है, या ऐसे बिजनेस जिसमें स्टेट और सेंटर इन्वॉल्व हो, तो उसका अकाउंट को ऑडिट करना है, तो उस सारे चीज़ में सीएजी का रोल होता है। सीएजी के बारे में आई थिंक बहुत पहले मैंने बहुत सारी चीज़ बातें बताई थी, तो आज दोबारा सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने बता दिया, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, देखें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट करना जो है गवर्नर का काम है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर उसको हटाना है तो उस पर सिग्नेचर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, प्रेसिडेंट हटाएगा, ये चीज़ याद रखें। तो ऐसे ही ये चीज़ होगा आपका पब्लिक सर्विस कमीशन वाले में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले में गवर्नर अपॉइंट करेंगे, लेकिन हटाना के बात आई तो उस पर एसेंट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए प्रेसिडेंट का।
तो रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो इसके लिए आर्टिकल देख लो थोड़ा थोड़ा। सीएजी के लिए तो 148 कितनी बार से डिस्कस हो रहा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो आर्टिकल जो है 324, ध्यान दे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो आर्टिकल है 324, तो 323A एंड 23B वो ट्राइब्यूनल वाला आर्टिकल था, पार्ट 4 है। 323 के बाद 324 से लेकर 329 तक जो होता है इलेक्शन कमिश्नर वाली आर्टिकल रहेगी, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन वाली 324 टू 29, और 330 से लेकर 342 स्पेशल प्रोविजन फॉर ओबीसी एससी एसटी वो है ना, 332 342। अब देखें यहाँ वो तो बताया इसमें। अब देखो स्टेट लेवल नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS, तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा, और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ आज फी मांग रहा हूँ, गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है,
गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC